नमस्कार। मैं जयप्रकाश वर्मा, एकेडमिक काउंसलर टुल्लू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है जो बीएजी हमारा प्रोग्राम है BECC 133 में प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत, हिंदी में कहते हैं इसको। और ये जो पूरा जो है पेपर है वो बेसिकली 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है और टोटल जो है इसमें 10 यूनिट है। आज हम लोग जो है अर्थशास्त्र के जो खासकर प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो समष्टिगत अर्थशास्त्र के सिद्धांत उसकी चर्चा करेंगे और उसमें देखेंगे उसमें कितने डायमेंशंस हैं, क्या उसके जो है ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो से अलग कैसे है, या व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में भेद क्या है। और जो हमारा कोर्स है बीएजी का खासकर उसको हम ध्यान में रखते हुए अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे। अगर हम जैसे बात की शुरुआत करते हैं तो जैसा कि अभी बात हो रही है कि 4 ब्लॉक्स और 10 यूनिट में ये पूरा कोर्स डिवाइड है, ये पेपर। और इसमें जो है अगर हम बात करें कि समष्टिगत अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत वो हैं क्या, तो इस बात को समझने के लिए सबसे जरूरी बात है कि हमें थोड़ा व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या विभेद होते हैं उसको समझना जरूरी है। माइक्रो जो होता है या MICRO जिसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, उसका मतलब होता है जब हम किसी भी व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं, इंडिविजुअल इकाई का अध्ययन करते हैं, तो वो व्यक्तिगत या व्यष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट होता है। और जब हम किसी संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कंपोनेंट का अध्ययन करते हैं तो वो समष्टिगत पार्ट होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझना चाहें तो जैसे किसी फर्म की बात करते हैं, फर्म का मतलब है जो कोई भी उत्पादन की एक इकाई, तो वो जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट होती है। और अगर हम जैसे बात करना चाहें आय की, राष्ट्रीय आय की या जो है मुद्रा आपूर्ति की, तो वो समष्टि अर्थशास्त्र का बात होती है। तो अगर दोस्तों हम बात करें यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र की, तो समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एग्रीगेट्स की बात करता है या समग्रता की। अर्थव्यवस्था में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। जैसे अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र में देखें तो उसमें उत्पादन की बात अगर हम करें, या हम जो है आय की बात करें, या हम मुद्रा आपूर्ति की बात करें, इसके साथ यदि हम बचत की बात करें, निवेश की बात करें, या हम भुगतान संतुलन की बात करें, हम रोजगार की बात करें, या मुद्रास्फीति की बात करें, ये सारी चीजें जो हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती है, या जिसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं उसके अंतर्गत आती है। बीओपी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो ये जो हमने कहा कि एक समग्रता में किसी चीज को देखने का जो अप्रोच वो हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र में देखें तो समष्टि अर्थशास्त्र में एक टॉप डाउन अप्रोच होता है। टॉप डाउन अप्रोच ऊपर से नीचे की तरफ, जिसको हम कहते हैं एक तरह से जनरल टू पार्टिकुलर या सामान्य से विशेष की ओर। तो ये जो सामान्य से विशेष की ओर अप्रोच है, जिसको हम डिडक्टिव मेथड या इंडक्टिव मेथड भी कहते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल्स देके समझना चाहें कि अगर हमने कहा कि भाई मूल्य अगर घटता है तो मांग बढ़ती है, तो एक तरह से एक ये जनरल परसेप्शन है। इसका मतलब है ये किसी भी वस्तु के संबंध में लागू हो सकता है, और किसी भी वस्तु के संबंध में अगर मूल्य कम होगा तो मांग बढ़ेगी। तो ये एक तरह से जो डिडक्टिव मेथड है, जिसको हम कहते हैं निगमन विधि, या जिसको हम कहते हैं सामान्य से विशेष की ओर जाना, ये समष्टि अर्थशास्त्र का ही भाग है। समस्याओं को देखने का, समस्त अर्थशास्त्र के विभिन्न कंपोनेंट को देखने का एक तरीका जो है ये बताता है। अब अगर हमारा जो बीएजी प्रोग्राम है, अगर इसमें जो ये सिलेबस है इसकी तरफ हम आगे बढ़े
तो हम देख सकते हैं कि भाई हम समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना जरूरी है, या समष्टि अर्थशास्त्र हमारे लिए क्यों उपयोगी है। दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया कि समष्टि अर्थशास्त्र पूरे समग्रता का अध्ययन करता है, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट अर्थव्यवस्था के हैं। तो अगर हम देखें कि जरूरी क्या है कि जो विभिन्न या समग्र आर्थिक वेरिएबल्स या एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स कहते हैं, या समष्टि आर्थिक चर जो उनके बीच में रिलेशनशिप या संबंधों को स्थापित करने के लिए हमें समष्टि अर्थशास्त्र की जानकारी होनी जरूरी है। अब वो संबंध क्या है? जैसे हम बात करें अगर कि बेरोजगारी की, अगर हम बात करें बेरोजगारी के साथ साथ मुद्रास्फीति की, तो जैसे हमने कहा कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति में क्या संबंध होता है, क्या ट्रेड ऑफ है, इसको अगर हमें समझना है तो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र का जानकारी होना जरूरी है। इसी तरह से अगर आप देखें कि जो है मनी सप्लाई, जिसको हम मुद्रा की आपूर्ति कहते हैं, मुद्रा की पूर्ति कहते हैं, और अगर हम मनी सप्लाई के साथ साथ जनरल प्राइस लेवल के बारे में बात करना चाहें या सामान्य मूल्य स्तर के बारे में बात करना चाहें, तो इन दोनों के भी बीच जो ट्रेड ऑफ है उसको हमें समझने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र की जो है आवश्यकता होती है, या समष्टि अर्थशास्त्र की जरूरत महसूस होती है। तो समष्टि अर्थशास्त्र न केवल एक पेपर के रूप में, बल्कि हमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समग्रता से समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो जो पहली आवश्यक बात है कि हम समष्टि अर्थशास्त्र क्यों पढ़ते हैं, इसके सिद्धांतों को जानना हमें क्यों जरूरी है, वो है खासकर जो समग्र वेरिएबल है, समग्र आर्थिक चर है, उनको समझना। दूसरी जो चीज इम्पॉर्टेंट है, जो हमें समग्रता में देखने में समष्टि अर्थशास्त्र मदद करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करती है, वो इवैल्यूएशन की बात, परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी, या जो अर्थव्यवस्था का निष्पादन, उसका अगर हम मूल्यांकन करना चाहें तो हमें जो है समष्टिगत चरों की आवश्यकता होती है, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। अब जैसे अगर हम बात करें, इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर हम जो है अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट या आयात और निर्यात या बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको हम कहते हैं, भुगतान शेष की स्थिति को जानना चाहें, तो हमें आयात और निर्यात के आंकड़े चाहिए, और उसी के हिसाब से फिर हम आगे स्ट्रेटजी या रणनीतियों को बदल सकते हैं। अर्थव्यवस्था में निवेश की क्या स्थिति है, अर्थव्यवस्था में रोजगार की क्या स्थिति है, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की क्या स्थिति है, इन सभी बातों को जानने के लिए इनका मूल्यांकन करने के लिए हमें जो है समष्टि अर्थशास्त्र का जो अध्ययन है वो बहुत ही जरूरी है, और बिना इसके ज्ञान का हम जो है समष्टि अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न चर हैं उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। तीसरी जो बात है जिसमें समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है, कि जब भी हम आर्थिक नीतियों को बनाते हैं, सरकार जब नीतियों को बनाती है, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी का कंपोनेंट हो या फिस्कल पॉलिसी, या जिसको हम मौद्रिक नीति है या राजकोषीय नीति की बात करते हैं, किसी भी कंपोनेंट को जब सरकार काम करती है इसमें, तब हमें मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स या समष्टि आर्थिक चरों की आवश्यकता होती है। तो ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि व्यष्टि और समष्टि में अंतर क्या है, और माइक्रो और मैक्रो दोनों की अपनी अपनी क्या उपयोगिता है, व्यष्टि और समष्टि की क्या उपयोगिता है। क्योंकि देखने में चीजें अलग होती हैं, लेकिन वो एक दूसरे के रिलेटेड होती है, और जब हम पूरी समग्रता में किसी भी चीज को देखते हैं तब हमें चीजें अच्छी से समझ में आती हैं। अर्थव्यवस्था की नीतियाँ क्या होनी चाहिए, राजकोषीय नीतियाँ क्या होनी चाहिए, मौद्रिक नीतियाँ क्या होनी चाहिए, और विदेश से संबंधित अगर हम बात करें आयात निर्यात की जो नीतियाँ हैं वो क्या होनी चाहिए, हमारी जो है विदेशी विनिमय एक्सचेंज रेट की जो नीतियाँ हैं वो क्या होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है हमें एक गाइडलाइन मिलती है जब हम समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं।
तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो जरूरी थी जानना कि समष्टि अर्थशास्त्र आखिर क्या है और किस बात का अध्ययन इसमें हम करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र जो है इसका सबसे पहले जो ये टर्म है 1933 में रैगनर फ्रिश बहुत ही रिनाउंड इकोनॉमिस्ट रहे हैं। रैगनर फ्रिश ने सबसे पहले एक टर्म यूज किया 1933 में, व्यष्टि और समष्टि की बात की उन्होंने। और बाद में जो समष्टि अर्थशास्त्र का जो एक प्रॉपर डेवलपमेंट या जिसको क्या कहते हैं एक जो पूरे क्षितिज पर जो है समष्टि अर्थशास्त्र आया, तो उसका श्रेय जाता है जॉन मेनार्ड कीन्स को। और आप सभी को पता होगा कि 1936 में जॉन मेनार्ड कीन्स की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक आई थी जिसका नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। सामान्यतः ये पुस्तक जनरल थ्योरी के नाम से पॉपुलर है, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। और इसी पुस्तक में 1936 में कीन्स ने जो है समस्त आर्थिक चरों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि अर्थव्यवस्था में जब तक समस्त आर्थिक चरों को हम नहीं समझेंगे तब तक इकोनॉमी का जो ऑपरेशन है या जो उसका संचालन है वो सही रूप से नहीं हो पाएगा। अगर हम बात करें कीन्स के टर्म्स में तो 1929-30 में पूरी दुनिया में एक बहुत व्यापक मंदी आई थी, इसको हम पीसा की विश्व मंदी के नाम से जानते हैं। और उसी के परिणाम स्वरूप जो क्लासिकल विचारधारा थी या क्लासिकल जो सिद्धांत के पिलर्स थे वो सब रह गए और उनका कोई रिलेवेंसी नहीं। इसके बाद कीन्स आए और कीन्स ने जो है एक नया अप्रोच दिया और उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में जब तक हम समग्र आर्थिक चरों, जब तक हम पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे, बात नहीं समझेंगे, तब तक हम इस मंदी से बाहर नहीं आ सकते। और यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे वो हमेशा जो है सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करते थे। वो कहते थे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए अर्थव्यवस्था में। लेकिन पहली बार जब जॉन मेनार्ड कीन्स आए और 1929-30 की मंदी के बाद इनका प्रादुर्भाव हुआ और 1936 में जब इनकी पुस्तक आई जनरल थ्योरी, तो उसमें इन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली सरकारी हस्तक्षेप को वैलिड ठहराया। उन्होंने कहा अर्थव्यवस्था की जो मूल समस्या है इस मंदी की वो है मांग की कमी। और आप सभी जानते हैं कि मांग का सृजन अर्थव्यवस्था की गति के लिए बहुत ही जरूरी है और इसका सबक हमें 1929-30 की मंदी से क्लियर होता है। और इसीलिए दोस्तों ये जो जॉन मेनार्ड कीन्स है इनको हम फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के नाम से जानते हैं। तो मांग जो है इन्होंने बहुत फोकस किया इस पे और उन्होंने कहा किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर मंदी है, अगर वो रिसेशन में है, तो हमें उसको बाहर निकालने के लिए मांग में वृद्धि या मांग का सृजन जरूरी है। और मांग कहाँ से सृजित होगी? जब अर्थव्यवस्था में निवेश होगा। तो निवेश जो होता है वो बहुत एक की फैक्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है चीज है जिसके तहत हम मांग का सृजन कर सकते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर निवेश बढ़ता है तो निवेश बढ़ने के साथ साथ रोजगार में वृद्धि होती है। अगर रोजगार बढ़ता है तो उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है तो फिर आय बढ़ती है और आय बढ़ती है तो फिर मांग बढ़ती है और ये जो सर्किल है ये लगातार चलती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1929-30 की मंदी से लेके और आज तक अगर हम बात करें, अगर हम 2008 में जो है बात करें या 2020 में प्रेजेंट टाइम की बात करें, 22 की बात करें, तो जो भी रिसेशंस अर्थव्यवस्था में हुए उसमें जो है खासकर मांग का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। उनको बाहर निकालने के लिए